नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक आर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय 5000 इम्पॉर्टेंट कला विषय के प्रश्नों की टेस्ट सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कला विषय से कर रहे हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इससे पहले हमने मॉडल पेपर 2 के 20 प्रश्न हल कर लिए थे। आज चलते हैं 21 नंबर से प्रश्न को देखते हैं। तो देर ना करते हुए सबसे पहले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न 21 नंबर से चालू ये रहा। 21 नंबर का प्रश्न आपके सामने, जो आज का पहला प्रश्न है। कल 20 तक हल कर लिए थे, आज चलते हैं 21 नंबर प्रश्न से। तो प्रश्न है, 1955 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम कलाकार है। 1955 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम कलाकार है। कौन है? क्षितिज मजूमदार, नंदलाल बोस, यामिनी राय, डीपी राय चौधरी। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों, जो ऑप्शन आपका सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, यामिनी रंजन राय। यामिनी रंजन राय को 1955 में, और कहीं कहीं आपको देखने को 1954 भी मिलेगा, लेकिन राइट आंसर है 1955। इनको 1955 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और इन 4 ऑप्शन में पद्म भूषण किसको मिला है? तो बात करें यहाँ पर, ऐसे बात कर लेते हैं। वैसे ऑप्शन इसका सी सही है, लेकिन बात करते हैं इन ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन जो है, डीपी राय चौधरी, इनको 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और नंदलाल बोस को 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये भी चीज़ आप थोड़ा विविध में याद कर सकते हैं। और बात करें तो यामिनी रंजन राय का जन्म 1887 में हुआ था। कितने में? 1887 में हुआ था। कहाँ? बेलियातोड़ नामक गांव में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु भी याद रखेंगे। इनकी मृत्यु हुई थी 1972 में। कब हुई थी? 1972 में हुई थी। तो ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। और यामिनी राय लोक कला के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर प्रश्न आ जाए भारत में लोक कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो यामिनी राय को माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे। इसी तरह चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है। श्री कुमार द्वारा रचित ग्रंथ शिल्प रत्न मुख्य रूप से किस विधा का ग्रंथ है? श्री कुमार द्वारा रचित ग्रंथ शिल्प रत्न मुख्य रूप से किस विधा का ग्रंथ है? संगीत का, शिल्प का, चित्र का, वास्तु का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन, वास्तुकला का। ये पुस्तक जो है, ये ग्रंथ है, वो शिल्प रत्न, ये वास्तुकला से संबंधित है, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो सभी बच्चे इसको याद रखेंगे। एक बहुत प्रसिद्ध इस समय पुस्तक पूछी जा रही है, इसको आप लोगों को बताना है। मणि मेखले, मणि मेखले पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान रखना है, इसे आपको HW में बताना है। मणि मेखले। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर है। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफिनी के मूर्तिकार हैं। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफिनी के मूर्तिकार हैं मैसेचियो, पाउलोउचेबलो, बर्निनी, दोनातेल्लो। तो इनमें से कौन सा जो मूर्तिकार है जो अपोलो एंड डेफिनी के मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो सी ऑप्शन सही है। कौन सा? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बर्निनी, जियान लोरेंजो बर्निनी। इन्होंने अपोलो एंड डेफिनी के मूर्ति का निर्माण किया है। तो ध्यान रखेंगे, ये मूर्ति संगमरमर की है। काहे की?
संगमरमर। संगमरमर की ये मूर्ति है, ये ध्यान रखना है। इसका टाइम पीरियड भी आप लोग याद रखें। इसका टाइम पीरियड है 1622 से 1625 के मध्य इसका निर्माण हुआ है, ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा की दृष्टि से आप इनको अच्छी तरीके से तैयार करना है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लखनऊ का चित्रकार व प्रिंट मेकर है? तो वीरेश्वर सेन, जयकृष्ण अग्रवाल, सुधीर रंजन खास्तगीर, BN आर्य। इनमें से कौन सा लखनऊ का चित्रकार व प्रिंट मेकर है? तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, कौन सा? बी ऑप्शन, जयकृष्ण अग्रवाल। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जयकृष्ण अग्रवाल का संबंध लखनऊ से है और वह चित्रकार और प्रिंट मेकर भी हैं, जयकृष्ण अग्रवाल। और ये लखनऊ के कला शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य सह डीन भी रहे हैं। और इनका जन्म अगर बात करें तो इनका जन्म 1941 ईस्वी में कहाँ? अमरोहा उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमरोहा उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न 25 नंबर आपके सामने है। किसके अनुसार कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है? किसके अनुसार कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है? हर्बर्ट रीड, हीगल, रूसो, क्रोचे। तो इनमें से कौन सा है जो कह रहा है कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है? तो यहाँ बात करेंगे, ये हीगल लिखा गया है, हीगल है, हीगल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। आप लोग ध्यान रखेंगे, हीगल। हीगल महोदय ने कहा है कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। और बात करें, हीगल महोदय ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ कला माना है। सभी कलाओं में काव्य कला को श्रेष्ठ कला माना है हीगल महोदय ने। तो ये भी महत्वपूर्ण था, साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में एक्रेलिक रंगों की खोज किसने की? भारत में एक्रेलिक रंगों की खोज किसने की? सतीश गुजराल, रामेश्वर भुट्टा, राम कुमार, शशि कुमारी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन, सतीश गुजराल। भारत में एक्रेलिक रंगों की खोज करता माने जाते हैं, सतीश गुजराल को माना जाता है। इनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था, 1925 ईस्वी में। मृत्यु हुई थी 2020 में। कब हुई? 2020 में। और एक सन याद रखना है 1999। क्यों याद रखना है? इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। एक रोचक तथ्य इनसे जरूर याद रखें, इनके एक बड़े भाई थे इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल 1997 और 98 के मध्य भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ऐसा कौन सा कलाकार है जिसके भाई भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं? तो सतीश गुजराल ऐसे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेंट मारिया डेला मिलान इटली के चर्च में लियोनार्डो द विंची ने द लास्ट सपर म्यूरल पेंटिंग किस माध्यम में बनाई? ये सवर लिख गया, सपर है। द लास्ट सपर म्यूरल पेंटिंग किस माध्यम में बनाई गई? लॉर्ड लियोनार्डो द विंची के द्वारा लास्ट सपर म्यूरल पेंटिंग किस माध्यम में बनाई गई है? जो मिलान शहर में, इटली के मिलान शहर में सेंट मारिया डेला। ऑप्शन है टेम्परा ऑन गैशो, आयल ऑन गैशो, आयल ऑन वॉल, वास ऑन गैशो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, टेम्परा ऑन गैशो। क्या सही है? टेम्परा ऑन गैशो। ध्यान रहेगा, ये म्यूरल काफ़ी प्रसिद्ध है, विंची का है। ये 15वीं शताब्दी का है। कब का है? 15वीं शताब्दी। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 15वीं शताब्दी माना जाता है। 15वीं शताब्दी कैसे? ये 1495 से 1499 के मध्य बनाया गया है, तो ये 15वीं शताब्दी में आता है। और
कहीं कहीं इनकी माप भी पूछ लेते हैं, तो याद रखना है माप इसकी कितनी है, 460 सेंटीमीटर इंटू 880 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है 460 सेंटीमीटर इंटू 880 सेंटीमीटर, ये इस चित्र की माप है। और इसमें दिखाया क्या गया था, तो यीशु और उसके 12 शिष्यों को अंतिम भोज करते हुए दिखाया गया है। ये उच्च पुनर्जागरण काल का चित्र है, टेम्परा ऑन गैसों के माध्यम से बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न, 28 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। किस प्रकार की रेखाओं का मुख्य प्रभाव गति, लावण्य एवं माधुर्य है? किस प्रकार की रेखाओं का मुख्य प्रभाव गति, लावण्य एवं माधुर्य है? तो वर्तुल रेखा, प्रवाही रेखा, एक पुंजी रेखा, कर्णवत रेखा। तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा, गति, लावण्य और माधुर्य को प्रभावित कौन करता है? प्रवाही रेखा। तो मुख्य प्रभाव है इसका प्रवाही रेखा का। ये ध्यान रहेगा, बिल्कुल आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? 3, 4, 5, 6। तो दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? तो ए ऑप्शन आपका सही है, 3 तल दर्शक को दिखाई देते हैं। अब इससे याद रखना है, इसमें 12 किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। घन में 6 फलक होते हैं, 6 फलक याद रखना है। और 8 शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। एक घन में 12 किनारे, 6 फलक, 8 शीर्ष होते हैं। किनारों को भुजा कहा जाता है, फलक को तल कहा जाता है, शीर्ष को कोना भी कहा जाता है। तो यहाँ पर तल की बात है, तो ये फलक की बात चल रही है। किसकी? फलक की बात। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 30 नंबर है। किसके अनुसार कला सत्य की अनुकृति है? बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, इसको याद रखना है। किसके अनुसार कला सत्य की अनुकृति है? अरस्तु, प्लेटो, क्रोचे, रस्किन। तो प्यारे दोस्तों, प्लेटो महोदय का ये कथन है, कला सत्य की अनुकृति है, कला सत्य की अनुकृति है। क्रोचे महोदय ने कला की परिभाषा में क्या कहा है? कला बाह्य भावों की अभिव्यक्ति है, कला बाह्य भावों की अभिव्यक्ति है, मतलब ये क्रोचे ने कहा है। अरस्तु की बात करें तो भौतिक रूप से एक सच्चे विकास की प्राप्ति ही कला है, भौतिक रूप से एक सच्चे विचार की प्राप्ति ही कला है। ध्यान रखेंगे, ये अरस्तु महोदय का कथन है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, मैडम तुसाद संग्रहालय कहाँ है? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली। मैडम तुसाद संग्रहालय कहाँ है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन सही है, इंग्लैंड। इंग्लैंड या लंदन, याद रखना, इंग्लैंड या लंदन कोई भी ऑप्शन होगा सही होगा। और ये संग्रहालय मोम की मूर्तियों का संग्रहालय है, मोम की मूर्तियों का संग्रहालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1835 ईस्वी में। किसने की थी? तो एक मोम शिल्पकार हैं मेरी तुसाद। क्या नाम है उनका? मेरी तुसाद। इसकी स्थापना की थी कहाँ? लंदन या इंग्लैंड कह सकते हैं, 1835। इससे एक रोचक चीज भी याद रखना है, भारतीय कुछ लोगों की जो प्रमुख लोग हैं उनकी मूर्तियां यहाँ पर रखी हैं मोम की, तो उनमें कौन कौन से हैं उनका नाम याद रखना है। तो पूछ सकता है, जब ये प्रश्न पूछ सकता है तो उनको भी पूछ सकता है। तो महात्मा गांधी की मूर्ति है यहाँ पे मोम की, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, रजनीकांत, प्रभास, वरुण धवन, विराट कोहली और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी प्रतिमा यहाँ पर मोम की स्थापित है। मोदी जी की प्रतिमा याद रखना है, डेविड कैमरून और बराक ओबामा के मध्य रखी गई है। तो ये महत्वपूर्ण है, इन्हें आप कहीं नोट कर लीजिएगा, अगर प्रश्न पूछे तो आप बता सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके पास है 32 नंबर। शंको चौधरी का माध्यम है। शंको चौधरी एक प्रसिद्ध
शंखो चौधरी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, तो इनका माध्यम क्या है? इस्पात, सीमेंट, संगमरमर, मृत्तिका। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, मृत्तिका मतलब मिट्टी। तो इन्होंने वैसे तो कई चीज़ों में निर्माण किया है, लेकिन इनका जो मुख्य माध्यम है वो संगमरमर है। क्या है? संगमरमर है। मुख्य माध्यम इनका संगमरमर है, क्योंकि इनके एक प्रसिद्ध रचना है टॉयलेट। क्या है? टॉयलेट। प्रसिद्ध रचना है टॉयलेट। तो वो संगमरमर की बनी हुई है या पत्थर की बनी हुई है। एक पक्षी है, पक्षी, तो वो स्टील धातु की बनी हुई है। जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने कई चीज़ों में लकड़ी, धातु, टेराकोटा और संगमरमर में काम किया है, लेकिन मुख्य इनका जो माध्यम है वो संगमरमर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 33 नंबर प्रश्न, कपड़े पर चित्रकारी का मुख्य स्थल है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। तो कपड़े पर चित्रकारी का मुख्य स्थल है आपका उदयपुर। क्या? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फड़ चित्रों के चित्रकारी के लिए जाना जाता है उदयपुर, फड़ चित्रकारी, और फड़ चित्रकारी कपड़े पर की जाती थी। और उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? उदयपुर। फड़ चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, कपड़े पर की जाती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, स्टोनवेयर किससे निर्मित होता है? स्टोनवेयर, स्टोनवेयर बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, तो ध्यान रखना है, यह एक गैर छिद्रित सिरेमिक टाइल है जो बर्तन बनाने के काम आता है। बर्तन बनाने के काम आता है। तो ये किससे बना होता है? स्टोन, क्ले, ग्लास, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही होगा, क्ले से। किससे? क्ले से बना होता है। अब क्ले केवल लिखा है ऑप्शन में, लेकिन स्टोनवेयर क्ले, इसीलिए इसका नाम स्टोनवेयर रखा जाता है। स्टोनवेयर क्ले होता है और इसे काफ़ी ज़्यादा डिग्री फ़ारेनहाइट पर पकाया जाता है। जैसे 2100 से लगभग मान लेते हैं, 2100 से 2300 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसे पकाया जाता है। तो ये कांच के प्रकार का रूप ले लेता है, जिससे बर्तन का निर्माण होता है। ध्यान रहेगा बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला 35 नंबर प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रोमांसवादी चित्रकार था जेरिको, अल ग्रेको, देलाक्रा, गोया। तो सर्वश्रेष्ठ रोमांसवादी कलाकार अधिकतर बच्चे जानते होंगे, सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन, देलाक्रा। देलाक्रा जो है फ्रांस के कलाकार हैं, जिनका जन्म 1798 में होता है। कब? 1798 में। मृत्यु इनकी याद रखना है 1863 में। 1863 में। ये प्राकृतवाद के कलाकार हैं, फ्रांस के हैं, और ये सर्वश्रेष्ठ रोमांसवादी चित्रकार माने जाते हैं। याद रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला नेक्स्ट प्रश्न आपका है 36 नंबर, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1983 को, 2 फरवरी 1954 को, 4 नवंबर 1946 को, 20 जून 2013 ईस्वी को। तो यहाँ पर जो यूनेस्को की स्थापना तो हुई थी, ध्यान रखना है 16 नवंबर और 1945, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ध्यान रखना है। अच्छा ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कैसे सही होगा हम आपको बात बताते हैं। यूनेस्को जो है वो एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, जिसे 16 नवंबर 1945 को संविधान में हस्ताक्षरित किया गया था, रेखांकित किया गया था, लेकिन उसका जो नियम लागू हुआ था वो 4 नवंबर 1946 को लागू हुआ था। तो वो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो आप इसे सही करेंगे। यूनेस्को की स्थापना उसी दिन से मानी गई है, इसमें 4 नवंबर 1946 को, जिस दिन से लागू हुआ था। वैसे स्थापना दिवस इसका 1945 है, 16 नवंबर। अगर आ जाए, दोनों में से कोई आ जाए तो आप लगा सकते हो। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, माइसीनियम कला का विकास कहाँ हुआ? माइसीनियम कला का विकास क्रीट, यूनान, रोम, इटली। कहाँ होता है? तो माइसीनियम कला का विकास
यूनान में होता है। कहाँ होता है? यूनान में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यूनान। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न, दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था? देखिए प्रश्न घुमा दिया गया, इसमें बच्चे बहुत सारे गलत कर देते। तो दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा, किसके द्वारा नहीं, किसके पुत्र द्वारा, यानी जिसने बनवाया है उसके पिता का नाम बताना है। तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला बनाया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। शाहजहां ने बनवाया था। और शाहजहां के पिता कौन हैं? जहांगीर। कौन है? जहांगीर। तो इसमें ऑप्शन जहांगीर अगर है तो वो ही सही होगा। तो ऑप्शन अकबर, ए ऑप्शन अकबर, जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब। तो बिल्कुल बी ऑप्शन आप सही कर सकते हो, बी ऑप्शन जहांगीर। जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने बनवाया था। और इसमें किसके पुत्र यानी पिता का नाम पूछ रहा है, तो जहांगीर सही होगा। और इससे लाल किले से याद रखना है, ये लाल किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये दीवारों के लिए जाना जाता है। इसका असली नाम जो है वो किला ए मुबारक है, किला ए मुबारक। बहुत सारे लोग इसे मुबारक किला भी कहते हैं। और इसको बनाने में 10 वर्ष का समय लगा। इसकी नींव रखी गई थी शायद 2 नवंबर, सन तो मुझे याद है और डेट तो नहीं याद है, 2 नवंबर 1638, लेकिन सन याद रखना 1638 है। सन याद रखना 1638 और 10 वर्ष का समय लगा, तो 1648 तक इसका निर्माण चला था, ध्यान रखना है। और इसे 2007 में विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया था। याद रखेंगे, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला 39 नंबर, रंग की शुद्धता को कहते हैं सघनता, मान, रंगत, हल्कापन। तो रंग की शुद्धता को सघनता कहते हैं। क्या कहते हैं? सघनता। याद रखना, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल 100% सही है, सघनता। रंग की शुद्धता सघनता, ध्यान रहेगा बिल्कुल। अगला प्रश्न, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग में बनाए गए हैं? भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग में बनाए गए हैं? ये बच्चे जो मेरी क्लास देखें विधिवत अच्छी तरीके से प्रश्न कर लेंगे। सफ़ेद, हरा, लाल, पीला। देखिए इन सभी रंगों का प्रयोग वहाँ पर मिलता है, लेकिन जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा, वो सी ऑप्शन सही होगा, लाल। क्यों? क्योंकि मैंने जो क्लास में आपको बताया था, प्रागैतिहासिक काल के जितने भी चित्र मिले हैं उनमें अधिक रूप से लाल और गेरुहे रंग का प्रयोग मिलता है। तो मुख्य रूप से लाल और गेरुहे रंग का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है। वैसे हुआ तो सफ़ेद, हरा, पीला का भी है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, ये बहुत कम मिलते थे। मुख्य रूप से जो रंग मिलता है वो लाल या गेरुहा रंग। तो ध्यान रखना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको कर पाएंगे लाल रंग से। तो प्यारे दोस्तों, आज के प्रश्न में भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिले। कल फिर मिलते हैं इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।